नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 3 अक्टूबर 2019 का दिन था। बीबीसी के स्टूडियो में हर रोज की तरह उस दिन भी भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार लॉर्ड इंद्रजीत सिंह तैयार होकर अपना प्रोग्राम थॉट्स फॉर द डे प्रेजेंट करने आए थे। उस दिन का मुद्दा था गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे भारत में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाए जाने के खिलाफ मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, और फिर कैसे गुरु तेग बहादुर जी के धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक में उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया था। जैसे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था कि अचानक बीबीसी की मॉनिटरिंग टीम ने इंद्रजीत सिंह को प्रोग्राम करने से रोक दिया, क्योंकि मामला मुस्लिमों की असलियत की पोल खोलने का था। जैसे ही इंद्रजीत सिंह को प्रोग्राम करने से रोका, उन्होंने तत्काल बीबीसी छोड़ दिया और मीडिया से कहा कि बीबीसी का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे विश्वास है यदि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, यहाँ तक कि ईसा मसीह जीवित होते तो उन्हें भी थॉट्स फॉर द डे में शामिल नहीं किया जाता। इंद्रजीत सिंह जी ने बीबीसी भले ही छोड़ दिया हो, किंतु बीबीसी के एजेंडे का ये केवल एक उदाहरण नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता की बात करने वाले बीबीसी के अगर प्रोग्राम देखे तो लगता है जैसे बीबीसी लंदन से नहीं बल्कि अरब देशों से संचालित हो रहा है। अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी की थी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द मोदी क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्री गोधरा दंगे पर बनाई गई थी। उस समय के बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टिंग के वीडियो फुटेज के आधार पर इसे बनाया गया था। साथ ही कुछ कथित दंगा पीड़ितों और विश्लेषकों से बात की गई थी। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि गोधरा कांड के बाद निर्दोष मुसलमान हिंदू अतिवाद का शिकार बने और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पुलिस कार्रवाई को रोका था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को लॉन्च किया गया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन पहले ही एपिसोड से बीबीसी का सेलेक्टिव एजेंडा एक्सपोज हो गया। प्रोग्राम को यूट्यूब से लेकर सभी जगह से हटा दिया गया तो विवाद मचा। भारत में विपक्षी दल तो ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने ऋषि सुनक से सवाल कर डाला कि ब्रिटेन सरकार इस पर चुप क्यों है, ब्रिटेन सरकार इस पर क्या कहेगी। जिस पर ऋषि सुनक ने जवाब देते कहा कि एक सम्मानीय सज्जन का जिस तरह से चित्रण किया गया है उस पर मुझे यकीन नहीं है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब बीबीसी पर नस्लभेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने तथा भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाने के आरोप लगे हैं। हालांकि अपनी वेबसाइट पर बीबीसी दावा करता है कि हम संपादकीय मानकों का पालन करते हैं, हम उन सबूतों और शोधों को ही प्रकाशित करते हैं जिन पर हमारे संपादकीय निर्णय आधारित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीबीसी के संपादकीय निर्णय कौन लेता है। बीबीसी की वेबसाइट पर हमेशा भारत पर शासन करने वाले मुगलों का महिमा मंडन होता है। सरकार के खिलाफ अराजक तत्वों या घटनाओं को प्रमुखता देती जैसी खबरें मिल जाएगी। यहाँ तक कि भारतीय जवानों के शहीद होने की जगह पर बीबीसी ने कई बार हमारे जवानों को मारे गए शब्द का प्रयोग किया है। अब जिस कथित रिपोर्ट के आधार पर बीबीसी ने अपनी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, बताया जा रहा है कि वह जुलाई 2002 में मीडिया में लीक हो गई थी। तब भी इसके पीछे जैक स्ट्रा का नाम सामने आया था। जैक स्ट्रा को नस्लभेदी नेता के रूप में देखा जाता है। यही जैक स्ट्रा इराक युद्ध के समय ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश मंत्री तक थे। अचानक स्ट्रा के ही दिमाग में सबसे पहले खुरापात आई थी कि सद्दाम हुसैन के पास भारी मात्रा में विध्वंसकारी हथियार है। बस जैसे ही जैक स्ट्रा ने यह सब बात सोची, बीबीसी ने इसे खबर बनाकर छापना शुरू कर दिया। बीबीसी के इसी झूठ के आधार पर इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन शासन का अंत किया गया। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई और मध्य पूर्व के खाड़ी देश आज भी उस अतिक्रमण के दुष्प्रभाव से उबर नहीं पाए। ठीक अब ऐसे ही बीबीसी एक हिंदू विरोधी मीडिया बनता चला जा रहा है। बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री का आरंभ वर्ष 2021 में हरिद्वार में हुए धर्म संसद के भाषणों से आरंभ होता है। यानी ऐसा जताया गया मानो साल 2021 के कारण ही 2002 के दंगे गुजरात में हुए थे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन जलाने की घटना को संदिग्ध बताया गया। कहा गया निश्चित नहीं था कि आग किसने लगाई। हिंदू बहुसंख्यकों ने इसका दोष मुसलमानों पर डाल दिया। गुजरात दंगों में बड़ी संख्या में हिंदू भी मारे गए थे और घायल हुए थे, लेकिन उन पर इसमें कोई बात नहीं की गई।
जबकि गुजरात के सभी हिंदुओं को दंगाई, अतिवादी और मुस्लिमों को पीड़ित, शोषित के रूप में चित्रित किया गया। और कमाल देखिए कि अरुंधति राय, आकार पटेल, हर्षोत्बल जैसे लोगों के व्यक्तित्वों को इसे आधार बनाया गया, जिनकी विश्वसनीयता अपने आप में ही संदिग्ध रहती है। असल में मामला ये है कि भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक समय हो गया, किंतु बीबीसी और वहां काम करने वाले पत्रकारों को आज भी यही लगता है कि भारत उनका उपनिवेश है, भारत उनका गुलाम है। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारत 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारत अब G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके देश में बिजली और गैस के दाम लगभग 2 गुने बढ़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। देश संभालने के लिए भारतीय मूल के एक हिंदू को प्रधानमंत्री पद पर स्वीकार करना पड़ा। उनकी यही खींच है। इसी खींच के कारण नए नए प्रपंच वो रचते रहते हैं। धारा 370 से कई आर्टिकल हटे, काफी समय बीत गया, लेकिन बीबीसी अब भी जम्मू कश्मीर को भारत प्रशासित क्षेत्र लिखता है। अरुणाचल और उत्तर पूर्व को लेकर भी बीबीसी हमेशा आपत्तिजनक रिपोर्टिंग करता रहा है। कुछ समय पहले बीबीसी ने भारतीय सरकारी कंपनी जीवन बीमा निगम को लेकर फेक न्यूज फैलाई थी और दावा किया था कि LIC कंगाल हो चुकी है, जबकि LIC की आर्थिक स्थिति उस समय बिल्कुल ठीक थी। कोरोना के समय भी बीबीसी पर भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगे थे। इन खबरों में दिखाया गया था कि भारत में कोरोना की स्थिति हद से ज्यादा भयावह है। लेखक और पॉलिसी कमेंटेटर शांतनु गुप्ता ने बीबीसी समेत वेस्टर्न मीडिया के 550 लेखों का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट दी थी। उनके अनुसार इसमें 50% खबरें यानी 275 खबरें केवल बीबीसी ने ही प्रकाशित की थी। यही नहीं, उसी दौरान बीबीसी हिंदी ने कार्टून छापा जिसमें मास्क लगाना जरूरी करने के केंद्र सरकार के आदेश पर एक व्यंग्य किया गया था और इसमें दिखाया गया था कि भारतीयों को अपने तन के कपड़े फाड़कर मास्क बनाने पड़ेंगे। दरअसल ये कोई व्यंग्य नहीं था, बल्कि नस्ल भेदी मानसिकता की निशानी थी, क्योंकि उनकी सोच में भारत अभी भी उनका उपनिवेश है, गरीब है, कंगाल है। कोरोना के समय भारत ने जब मानवीय आधार पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के निर्यात की अनुमति दी, तब सबसे पहले बीबीसी हिंदी ने एक पोस्ट की थी और दावा किया था कि इससे भारत के अंदर दवा की भारी कमी हो जाएगी और लोगों को नहीं मिलेगी। जब लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विदेशों से दवा की मांग बढ़ी, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट बताने बीबीसी ने शुरू कर दिए और इसमें खाली बैठी कई विदेशी दवा कंपनियों के कुछ लोगों का सहारा उसने लिया ताकि चाइना की दवा मार्केट में पहुंच जाए। लेकिन संयोग से एक दिन बाद ही खुद ब्रिटिश सरकार भारत के आगे हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए हाथ पसार कर खड़ी हो गई। उसने न केवल हाइड्रोक्लोरोक्विन ही नहीं, पैरासीटामोल जैसी आम दवा भी भारत से मांगी। जो देश खुद इतनी बेकार स्थिति में है कि उसका सरकारी मीडिया अगर भारत को लेकर ऐसी मानसिकता रखता है, तो समझ जाइए बीबीसी किसके हाथ की कठपुतली बनकर नाच रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में पुलिस के जवान सहित 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। लेकिन बीबीसी का रवैया हिंदू विरोधी ही दिखा। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में उस दंगाई भीड़ का जिक्र नहीं किया जिसने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल और IB कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी थी। DCP पर हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसी कारण 12 मार्च को एक असाधारण घटनाक्रम के तहत प्रसार भारती के 100 से अधिक कर्मचारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और प्रसार भारती के पूर्व CEO तक को बीबीसी की कड़ी निंदा करनी पड़ी थी। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो बीबीसी ने देश में एक अलग माहौल खड़ा किया। यहाँ की फुटेज पाकिस्तान तक पहुंचाई, साथ ही एक खबर प्रसारित करी कि 9 अगस्त को हजारों लोग श्रीनगर के सोरा में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर जमा हुए और पुलिस को प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले दागते हुए तक बताया गया। फिर भी भारत सरकार कह रही है कि विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। बीबीसी की देखा देखी राइटर्स और अरबी न्यूज अल जजीरा ने इस खबर को पूरा विश्वसनीय बना दिया। इन खबरों के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शन में 10,000 लोगों के शामिल होने के समाचार संगठन द्वारा किया गया दावा मनगढ़ंत और गलत है और केवल कुछ विरोधी लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले साल 2017 में जब आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सैनिक शहीद हुए, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख
जनरल विपिन रावत जी ने कहा था कि जो लोग आतंक का समर्थन करते हुए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान के झंडे फहराना जारी रखेंगे उन्हें देशद्रोही समझा जाएगा। तब बीबीसी ने हेडलाइन दी थी, प्रिय सेनापति आप बस खून बहा सकते हैं। मसलन हर मुद्दे पर बीबीसी का स्पष्ट भारत विरोधी एजेंडा सामने आ जाता है। एक बार फिर ये डॉक्यूमेंट्री यही बता रही है कि बीबीसी भारत में किसके इशारे पर काम कर रहा है, जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का एपिसोड रोक देता है पर गोधरा दंगे पर डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करता है।